हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल साइंस पावर बैंक में। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मिश्रण के घटकों का पृथक्करण और ये जनरल साइंस का 5वां लेक्चर है। तो ठोस से पृथक्करण, ठोस से पृथक्करण। और उसमें सबसे पहली विधि है चुनना, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं हैंड पिकिंग, चुनना। इसमें क्या करते हैं या ये विधि कब अपनाई जाती है? ये विधि तब अपनाई जाती है जब ठोस पदार्थ के जो कण हैं वो बड़े आकार के हो। कैसे हो? ठोस पदार्थ के कण बड़े आकार के और उनकी आकृति कैसी हो? आकृति उनकी भिन्न हो, तब इस विधि को अपनाया जाता है। जैसे एग्जाम्पल हम यहां पे ले सकते हैं, जैसे अनाज में से कंकड़ पत्थर को हटाना। देखो, अनाज की आकृति भिन्न होती है, कंकड़ पत्थर की आकृति भिन्न होती है, और दोनों इतने बड़े कण हैं कि इनको हम आंखों से भी देख सकते हैं। तो जब बड़े कण हो, मतलब कण हो इनके और आंखों से हम देख सकें, तो उसको क्या करते हैं, हम हाथ की सहायता से चुन करके बाहर निकाल देते हैं। और इस विधि का प्रयोग कर रहे हैं हम अनाज में से कंकड़ पत्थर को हटाना। दूसरी विधि है फटकना, जिसे अंग्रेजी में हम कहते हैं विनोइंग को आप सीधे विनोइंग भी ध्यान रखिए, क्योंकि कई बार जो है विनोइंग ही दे दिया जाता है। तो विनोइंग किसको कहते हैं? विनोइंग कहते हैं, कब यूज लेते हैं हम विनोइंग? तब प्रयोग करेंगे जब एक पदार्थ जो है वो हल्का हो और दूसरा पदार्थ भारी हो। यानी ठोस ही, दोनों पदार्थ ठोस ही है, लेकिन ठोस में भी एक हल्का ठोस है, दूसरा भारी ठोस है। जैसे एग्जांपल ले हम, अनाज में से भूसे को हटाना। अनाज में से भूसे को हटाना। अनाज जो है भारी होता है, अनाज भारी है, और भूसा कैसा होता है? हल्का। तो जब हम इस अशुद्धि सहित इस मिश्रण को हवा की धारा के सामने बहाएंगे, हवा की धारा के सामने गिराएंगे, तो जो भारी पदार्थ है ये तो निकट गिरेगा, और जो हल्का पदार्थ है ये दूर जाकर के गिरेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से दोनों अलग अलग हो जाएंगे। तो हम अनाज को भूसे से विनोइंग विधि के द्वारा अलग करते हैं। उसके बाद में तीसरी विधि है जिसमें ठोस से ठोस का पृथक्करण किया जाता है, और वो होती है छानना, जिसको हम क्या अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सीविंग, छानना कब प्रयोग किया जाता है? जब जो ठोस पदार्थ है, जो अशुद्धि है और हमारा शुद्ध पदार्थ है, उसके जो कण हैं उसमें एक के कण बड़े हो, एक के कण छोटे हो। जैसे इसका प्रयोग कब किया जाता है? जैसे मान लो हम बजरी है, बजरी में से कंकड़ों को हटाना। बजरी में से कंकड़ों को हटाना, तो हम क्या करते हैं? इसको छानते हैं, तो बजरी जो होती है वो नीचे निकल जाती है और कंकड़ ऊपर रह जाते हैं। बड़े पदार्थ ऊपर रह जाएंगे छलनी में, और जो बारीक पदार्थ है वो नीचे चले जाते हैं। और इसके अलावा हम अनाज के दानों की ग्रेडिंग भी इसी विधि के द्वारा करते हैं। उसके बाद में अब हम देखते हैं चौथी विधि, चुंबकीय पृथक्करण विधि। चुंबकीय पृथक्करण विधि को इस डायग्राम की मदद से समझते हैं। इसमें क्या है? इसमें हम जो चुंबकीय पदार्थ है उसको अचुंबकीय पदार्थों से अलग करते हैं, और इसका उदाहरण है जैसे लौह अयस्कों का पृथक्करण। लौह अयस्कों का पृथक्करण, लोहे के जो अयस्क हैं उनका अशुद्धि से पृथक्करण इस चुंबकीय पृथक्करण विधि के द्वारा किया जाता है। इसमें क्या करते हैं? एक जो ये रोलर हो, इस तरीके से दो रोलर होते हैं, इनमें से एक जो रोलर होता है ये चुंबकीय रोलर होता है, यानी ये चुंबक की तरह व्यवहार करता है। और यहाँ पर जो ये पट्टा होता है, इस पट्टे पर फीडर की सहायता से यहाँ से हम मिश्रण को डालते हैं, जिसमें चुंबकीय पदार्थ भी है और अचुंबकीय पदार्थ भी है। जब ये मिश्रण पट्टे की सहायता से चल करके यहाँ पे रोलर पे आता है,
तो रोलर पे जब ये आता है तो यहां से ये जो अचुंबकीय पदार्थ है वो यहां से दूर गिरता है। किसके कारण? रोलर की गति के कारण दूर गिरता है। और जो चुंबकीय पदार्थ होगा वो रोलर के नीचे गिरेगा। तो इस तरीके से यहाँ पे दो ढेर लग जाएंगे, चुंबकीय पदार्थ और अचुंबकीय पदार्थ। यानी हमें इस चुंबकीय पृथक्करण विधि के द्वारा चुंबकीय पदार्थों को अचुंबकीय पदार्थों से अलग कर सकते हैं। उसके बाद में हम पढ़ते हैं ठोस की द्रव से पृथक्करण की विधियां। ये ठोस की जो पृथक्करण की विधियां हैं उसमें हमने 4 विधियां पढ़ी है। पहली पढ़ी हमने चुनना, दूसरी पढ़ी है हमने फटकना, तीसरा पढ़ा है हमने छानना और चौथा पढ़ा है हमने चुंबकीय पृथक्करण। अब देखते हैं हमें ठोस का द्रव से पृथक्करण की विधियां। इसमें 2 विधियां हम प्रयोग में लेते हैं। ए है वाष्पीकरण और बी है क्रिस्टलीकरण। सबसे पहले लेते हैं हम ए वाष्पीकरण। वाष्पीकरण को हम डायग्राम की मदद से समझते हैं। वाष्पीकरण को समझते हैं कि वाष्पीकरण में ठोस से द्रव का पृथक्करण कैसे किया जाता है या ठोस और द्रव को कैसे पृथक करते हैं। तो इस विधि में क्या करते हैं, हमें यहाँ पर वाष्पीकरण जो डिश होती है जिसको हम चाइना डिश भी बोलते हैं, इसके अंदर हम नमक और पानी का मिश्रण जिसे पृथक करना है या चीनी और पानी का मिश्रण जिसे पृथक करना है उसको लेते हैं। उसके बाद में इसको यहाँ से हीट करेंगे, हम इसको बर्नर की सहायता से गर्म करते हैं। जैसे गर्म करेंगे तो जो जल है वो वाष्प के रूप में यहाँ से निकल जाएगा और इस वाष्पीकरण डिश के अंदर हमारा नमक शेष रह जाएगा। तो ये विधि जो है उन ठोस और द्रवों के पृथक्करण के लिए प्रयोग की जाती है, जिसमें जो ठोस है वो हमारा कैसा है, अवाष्पशील है, और द्रव हमारा कैसा है, वाष्पशील है। और ये विधि कहाँ कौन कौन से के लिए प्रयोग कर सकते हैं, ये विधि हम जैसे नमक व पानी इसको सेपरेट करना हो, चीनी व पानी को सेपरेट करना हो, और इसके अलावा देखो आप व्यापारिक रूप से जो जैसे समुद्री जल से जो नमक बनाते हैं उसमें हम क्या करते हैं, बड़ी बड़ी क्यारियों के अंदर नमक को नमकीन जो पानी है उसको इकट्ठा किया जाता है, और जब सूर्य की गर्मी से जो पानी है वो वाष्पीकृत हो जाता है तो उसके अंदर नमक के क्रिस्टल शेष रह जाते हैं। तो इस तरीके से समुद्री जल से नमक बनाया जाता है। तो ये विधि जो है वाष्पीकरण, उसमें हम ठोस का किसके पृथक्करण कर रहे हैं, द्रव से पृथक्करण कर रहे हैं। और ऐसी दूसरी विधि हम पढ़ते हैं वो है क्रिस्टलीकरण। क्रिस्टलीकरण के अंदर हम पढ़ते हैं, तो क्रिस्टलीकरण में हम क्या करते हैं, मिश्रण को ऐसे विलायक में घोलते हैं जिसमें यह उच्च ताप पर, तो कैसा हो, अधिक विलय, उच्च ताप पर अधिक विलय, उच्च ताप पर यह अधिक विलय हो, और निम्न ताप पर कैसा हो, निम्न ताप पर अल्प विलय हो। तो हम इसको जो है मिश्रण को ऐसे विलायक में घोलेंगे जिसमें हमारा जो यौगिक है वो उच्च ताप पर तो अधिक विलय हो और निम्न ताप पर वो अल्प विलय हो। अब हम इसको घोल लेंगे और उच्च ताप पर इसको घोलेंगे और घोल करके कैसा विलयन बना लेंगे, इसका संतृप्त विलयन बना लेंगे। अब ये संतृप्त विलयन क्या होता है, तो भाई संतृप्त विलयन ऐसा विलयन होता है जिसमें और अधिक विलय हम नहीं घोल सकते। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम क्या करते हैं, जैसे हम किसी मिश्रण में यानी कॉपर सल्फेट जो है इसके अंदर है, तो कॉपर सल्फेट को हम ऐसे विलायक में लेंगे जिसमें उच्च ताप पर, जैसे इसको हमने पानी में घोला है कॉपर सल्फेट को, है ना, CuSO4 का विलयन, CuSO4 का ये विलयन है। अब इसमें क्या करते हैं, हम उच्च ताप पर इसमें कॉपर सल्फेट मिलाते जाते हैं और ऐसी सीमा आ जाएगी जब ये कॉपर सल्फेट इसमें उच्च ताप पर भी घुलना बंद हो जाएगा, तो ऐसा विलयन क्या हो जाएगा, संतृप्त विलयन। अब इस संतृप्त विलयन को हम क्या करेंगे, इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। जब ठंडा होने के लिए छोड़ेंगे तो हमारा जो शुद्ध यौगिक है यानी जो कॉपर सल्फेट है CuSO4, ये कैसा हो जाएगा, क्रिस्टलीकृत हो जाएगा। क्रिस्टलीकृत मतलब क्रिस्टल बन जाएंगे इसके, CuSO4 के, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल बन जाएंगे।
जिसको हम द्रव से छान करके अलग कर लेंगे, और जो द्रव नीचे बचेगा उस द्रव के अंदर अशुद्धियां हैं और उसके अंदर कुछ मात्रा में यौगिक भी हो सकता है। तो एक बार फिर से इसको रिपीट करते हैं। क्रिस्टलीकरण क्या होता है? क्रिस्टलीकरण में हम मिश्रण को ऐसे विलायक के अंदर घोलते हैं जिसमें हमारा मिश्रण या यौगिक जो है वो उच्च ताप पर तो ज्यादा विलय हो, लेकिन निम्न ताप पर कैसा होना चाहिए? वो कम विलय होना चाहिए, या कह लें अल्प विलय होना चाहिए। जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया कॉपर सल्फेट का, ये जलीय विलयन है, इसमें से हमको कॉपर को पृथक करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे? हम इसको पहले गर्म करेंगे और गर्म करने के बाद में इसमें कॉपर सल्फेट मिलाएंगे। कॉपर सल्फेट मिला करके इसका संतृप्त विलयन बना लेंगे, और संतृप्त विलयन जब बन जाएगा तो इसको क्या करेंगे? हम ठंडा कर देंगे। संतृप्त विलयन क्या होता है? संतृप्त विलयन वो विलयन होता है जिसमें विलय की अधिकतम मात्रा घुली हुई, यानी इसमें कॉपर सल्फेट हम तब तक घोलते जाएंगे, इस गर्म विलयन के अंदर कॉपर सल्फेट तब तक घोलते जाएंगे जब तक कि कॉपर सल्फेट घुलता रहेगा। और जब कॉपर सल्फेट अधिकतम घुल जाएगा तो इसको क्या करेंगे? हम यहाँ से ठंडा कर लेंगे, तो कॉपर सल्फेट हमारा क्या हो जाएगा? शुद्ध क्रिस्टलीकृत हो जाएगा, जिसको छान करके हम अलग कर लेंगे। ये दो विधियां हैं, कौन किसकी? ठोस का द्रव से पृथक्करण की विधियां, वाष्पीकरण और क्रिस्टलीकरण। उसके बाद में हम पढ़ते हैं द्रवों का पृथक्करण, यानी द्रव का पृथक्करण। अब हम देखते हैं द्रव पृथक्करण, यानी दो द्रवों के मिश्रण को कैसे पृथक किया जाए। तो उसके लिए दो विधियां हैं। पहली विधि पढ़ते हैं हम आसवन, ठीक है, और दूसरी विधि है इसके लिए पृथक्करण कीप द्वारा, पृथक्करण कीप द्वारा। पहली विधि हम पढ़ते हैं आसवन। अब आसवन जो है वो चार प्रकार का होता है। पहला आसवन पढ़े हम तो साधारण आसवन, साधारण आसवन। दूसरा आसवन का प्रकार है प्रभाजी आसवन, प्रभाजी आसवन। और तीसरा आसवन का प्रकार है कम दाब पर आसवन, दाब पर आसवन। और चौथा आसवन का प्रकार है वो है भाप आसवन। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लेते हैं साधारण आसवन, साधारण आसवन। साधारण आसवन किसका करते हैं? साधारण आसवन के लिए का प्रयोग हम तब करते हैं जब जो दो द्रव है उनके क्वथनांकों में कितना अंतर हो? 25 केल्विन या उससे ज्यादा का अंतर हो। तो अगर 25 केल्विन या उससे ज्यादा का अंतर होगा तो हम साधारण आसवन विधि को अपनाएंगे। जैसे यहाँ पे हम एग्जाम्पल ले सकते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल है क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म व एनिलीन का पृथक्करण, एनिलीन का पृथक्करण। तो इनके क्वथनांकों में काफी अंतर होता है, इस कारण हम यहाँ पे साधारण आसवन विधि अपना सकते हैं। ये गोल पेंदे का फ्लास्क लेते हैं, गोल पेंदे का फ्लास्क है ये, और इसके अंदर हम क्या करते हैं? जो द्रवों का मिश्रण है इसको गोल पेंदे के फ्लास्क में भर लेते हैं। उसके बाद में इसको इस बर्नर की सहायता से गर्म करेंगे, और यहाँ पर थर्मामीटर की सहायता से हम टेम्परेचर नोट करते रहते हैं। और जब टेम्परेचर जो हमारा पहले वाष्पित होने वाला द्रव है उसके क्वथनांक तक पहुंचता है, तो उस टेम्परेचर को बना करके रखा जाता है, उससे अधिक टेम्परेचर नहीं दिया जाता है। और फिर यहां हम देखेंगे कि इसमें से जो वाष्प है, ये वाष्प यहां से वाष्पित हो करके और इस गोल पेंदे के फ्लास्क के जरिए यहां इस संघनित्र में से होके आएगी। कौन से द्रव की वाष्प आएगी? जो पहले वाष्पित होगा। हम यहाँ पे कौन से द्रवों को पृथक कर रहे हैं? जिनमें 25 केल्विन या उससे ज्यादा का अंतर होता है। तो अगर 25 केल्विन से ज्यादा का अंतर है तो ये जो द्रव है, ये जो पहले वाष्पित होगा वो उस द्रव की वाष्प यहां से हो करके इस संघनित्र में आएगी। संघनित्र में हमने क्या कर रखा है? ये एक तरफ से ठंडे जल का प्रवेश करा रहे हैं इधर से, और इधर से जो है ये जल वापस इसको ठंडा करके बाहर निकल जाता है। तो यहाँ पे जब इसकी वाष्प ठंडी होती है तो ये वाष्प जो है द्रव के अंदर बदल जाती है, और इस द्रव को यहाँ पे हम इकट्ठा कर लेते हैं। ठीक है,
तो ये हमारे को वो द्रव प्राप्त होता है जिसका क्वथनांक कम होता है, या यूं कह लो कि यहाँ पे वो द्रव प्राप्त होता है जो अधिक वाष्पशील होता है। तो जो अधिक वाष्पशील द्रव है उसकी वाष्प को हम यहाँ पे ठंडा कर लेते हैं। बाकी इस फ्लास्क के अंदर और क्या बच जाएगा, इस फ्लास्क में जो उच्च तापमान पर वाष्पित होने वाला द्रव है, या कह लो जिसका क्वथनांक उच्च होता है, ऐसा द्रव यहाँ पे बचा रहता है। प्रभाजी आसवन, प्रभाजी आसवन, प्रभाजी आसवन विधि उन द्रवों के लिए अपनाई जाती है जिन द्रवों के क्वथनांक में बहुत कम अंतर हो, यानी अंतर 25 केल्विन से भी कम हो, क्वथनांकों में बहुत कम अंतर है। जैसे हम यहाँ पे उदाहरण ले सकते हैं पेट्रोलियम के विभिन्न घटकों का पृथक्करण, विभिन्न घटकों का पृथक्करण। और दूसरा क्या है एग्जाम्पल, वायु के घटकों का पृथक्करण। तो ये सब किया जाता है प्रभाजी आसवन विधि से। पृथक्करण करते हैं इस प्रभाजी आसवन के द्वारा जिनके क्वथनांकों में ज्यादा अंतर नहीं होता है, या यूं कह लो 25 केल्विन से भी कम का अंतर होता है। तो हम क्या करते हैं, इस द्रवों के मिश्रण को इस गोल पेंदे के फ्लास्क में लेते हैं। यहां पे हम इस मिश्रण को गर्म करते हैं। तो गर्म करेंगे तो हमको पता है जो अधिक वाष्पशील द्रव होगा, यानी जिसका क्वथनांक कम होगा, वो द्रव, उस द्रव की वाष्प भी इसमें जाएगी, और जिसका क्वथनांक अधिक होगा उसकी वाष्प भी इसमें जाएगी, तो दोनों की वाष्प जाएगी। लेकिन कौन सा द्रव यहाँ पे पहले संघनित हो जाएगा, यहाँ जो इसमें प्रभाज स्तंभ में हमने जो है, यहाँ प्रभाज स्तंभ जो होता है इसके अंदर ये कांच के मनके भरे होते हैं, या दूसरे तरीके से जो है प्लेट की फॉर्म में भी हम प्रभाज स्तंभ को ले सकते हैं। तो यहाँ प्रभाज स्तंभ से जब दोनों द्रवों की वाष्प है, प्रभाज स्तंभ से दोनों द्रवों की वाष्प जब गुजरती है, तो इस वाष्प में वो द्रव जिसका क्वथनांक उच्च होता है, या यूं कह लो कि जो कम वाष्पित होता है, वो द्रव यहां जब ऊपर पहुंचते हैं तो जैसे जैसे वो क्या हो जाता है, वापस संघनित हो जाता है। और जब अपन यहाँ पे इस कॉलम के शीर्ष पर यहाँ पहुंचेंगे, इस कॉलम के शीर्ष तक जब पहुंचेंगे तो केवल इसके अंदर वाष्प रह जाएगी जो निम्न क्वथनांक वाला द्रव है, या यूं कह लो ज्यादा वाष्पशील द्रव है। तो जब इस प्रभाज स्तंभ से होकर के, जब इस प्रभाज स्तंभ से होकर के दोनों द्रवों की वाष्प गुजरती है, तो ज्यादा वाष्पशील जो द्रव होता है उसी की वाष्प ऊपर पहुंचती है, और कम वाष्पशील होता है उसकी वापस संघनित होकर के और इस गोलपेंदे के फ्लास्क के अंदर आ जाती है। अब हम देखें कि यहाँ पे जो अधिक वाष्पशील है इसकी वाष्प जाती है, और यहाँ ये संघनित्र से होकर के गुजरती है, और इस संघनित्र में जल प्रवाहित होता रहता है, जिससे वाष्प ठंडी होने लगती है और ठंडी होकर के द्रव में बदल जाती है, जिसको यहाँ पे ग्राही के अंदर आसानी से इकट्ठा कर लिया जाता है। तो ये प्रभाजी आसवन है, और इस विधि के द्वारा हम जैसे द्रव, कौन से द्रवों का पृथक्करण करते हैं, तो यहाँ पे हम पृथक्करण करते हैं जैसे पेट्रोलियम में जो विभिन्न घटक हैं उसका पृथक्करण करते हैं। उसके अलावा हम कह सकते हैं यहाँ पे वायु के घटकों का पृथक्करण भी प्रभाजी आसवन के द्वारा ही करते हैं। उसके बाद में हम अगली विधि लेते हैं, वो हमारी विधि है कम दाब पर आसवन। कम दाब पर आसवन जो है, ये विधि उन द्रवों के लिए अपनाई जाती है जिसमें से जो कोई द्रव है वो द्रव उसके क्वथनांक के टेम्परेचर पर या उससे अधिक टेम्परेचर पर वो अपघटित हो जाता है, तो उसको क्वथनांक के उस टेम्परेचर तक पहुंचने ही नहीं दी जाता। उसको क्या किया जाता है, उस फ्लास्क में हम क्या करते हैं कि दाब को कम रखते हैं, द्रव की सतह पर दाब कम रखते हैं, और जब दाब कम रखते हैं तो वो क्वथनांक से कम टेम्परेचर के ऊपर ही उबलने लग जाता है। तो इसकी वाष्प बढ़ती है और इस वाष्प को हम ठंडा कर लेते हैं, तो यहाँ पे कम दाब पर आसवन हो जाता है। इसका उदाहरण है जैसे जो शेष लाई है, शेष लाई, साबुन उद्योग में जो शेष लाई होती है, मतलब जो लाई बच जाती है साबुन बनाने के बाद में, उस शेष लाई से हम ग्लिसरॉल का जो पृथक्करण है, ग्लिसरॉल का
पृथक्करण वो इस विधि के द्वारा करते हैं। ठीक है, तो ये कम दाब पर आसवन है। कम दाब पर आसवन, कम दाब पर आसवन में हम क्या करते हैं, जो द्रवों का मिश्रण है इसको इस गोल पेंदे के फ्लास्क में यहां पर लेते हैं और गोल पेंदे के फ्लास्क में लेकर के इसको हम यहां गर्म करते हैं। लेकिन कम दाब वाले जो आसवन है वो किसके लिए अपनाया जाता है, तो ये अपनाया जाता है ऐसे द्रवों के लिए जो उच्च ताप पर या तो विघटित हो जाते हैं, यानी क्वथनांक या उससे उच्च ताप पर या तो विघटित हो जाते हैं, या फिर जो है ये कहें कि अपन ये स्थायी नहीं रहते हैं। तो हम क्या करते हैं, ऐसे द्रवों के पृथक्करण के लिए यहां मैनोमीटर, ये जो मैनोमीटर इसमें लगा हुआ है, ये जो मैनोमीटर लगा हुआ है, इस मैनोमीटर की सहायता से हम इस उपकरण में दाब को कम कर देते हैं। और हमें पता है कि कोई भी द्रव कब उबलता है, कोई भी द्रव तब उबलता है या उसका क्वथनांक क्या होता है, तो क्वथनांक पर उसका जो वाष्प दाब होता है उसकी सतह पर लगने वाले वायुमंडलीय दाब के क्या होता है, जब बराबर हो जाए तो वो द्रव उबलने लगता है। अब हमने क्या कर दिया, इसके अंदर दाब को कर दिया कम, तो दाब कम कर दिया तो अब जो द्रव है वो क्वथनांक से कम टेम्परेचर के ऊपर ही उबलने लग जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, जैसे ग्लिसरॉल का पृथक्करण करते हैं हम शेष लाई से, तो शेष लाई और ग्लिसरॉल इसके अंदर है, तो उसको हमने यहाँ पे गोल पेंदे के फ्लास्क में भर लिया है। उसके बाद इसको जैसे जैसे गर्म कर रहे हैं तो गर्म करने पर इस यहाँ पे ग्लिसरॉल की वाष्प बनती है, और ग्लिसरॉल क्योंकि अब गठित नहीं होगा क्योंकि यहाँ हमने दाब को कम कर दिया है, तो क्वथनांक तक पहुंचा ही नहीं है, क्वथनांक से पहले ही ये उबलने लग गया है, तो इसकी वाष्प जो है यहां से होकर के और इस संघनित्र से होकर के गुजरती है, जिसको हम यहाँ पे फ्लास्क के अंदर यहाँ इकट्ठा कर लेते हैं। तो ये है कम दाब पर आसवन। कम दाब पर आसवन उन्हीं पदार्थों के लिए काम में लिया जाता है जिसमें कोई ऐसा द्रव हो जो कि उच्च ताप पर यानी उसके क्वथनांक से अधिक ताप पर या क्वथनांक पर अपघटित हो जाए, तो हम क्या करेंगे, दाब कम कर देंगे, इससे क्वथनांक क्या हो जाएगा, यूं कहें कि अपन क्वथनांक तक टेम्परेचर उतना पहुंचेगा ही नहीं, कम टेम्परेचर के ऊपर ही वो द्रव उबलने लग जाएगा। उसके बाद चलते हैं हम, चौथी विधि है, वो विधि है हमारी भाप आसवन। भाप आसवन, तो भाप आसवन इस विधि में हम क्या करते हैं, इस विधि में ऐसे द्रवों का पृथक्करण करते हैं जिसमें एक घटक हमारा कैसा हो, भाप से वाष्पीकृत हो जाता हो, भाप से वाष्पीकृत होता हो लेकिन उसके अंदर घुले नहीं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ जो फ्लास्क है इस फ्लास्क में हम वाष्प प्रवाहित करते हैं, जल वाष्प को प्रवाहित करते हैं, और उस वाष्प में जब वो द्रव घुल जाता है, उसकी वाष्पशील हो जाता है, तो उस वाष्पशील को वाष्प जो द्रव है उसकी वाष्प को हम क्या करेंगे, दूसरे संघनित्र से होकर के गुजारेंगे और वहां से ठंडा कर लेंगे। इसमें एग्जाम्पल हम लेते हैं, एग्जाम्पल है इसका जैसे एनिलीन, एनिलीन व जल का पृथक्करण, एनिलीन व जल का पृथक्करण। तो यहाँ पे जो एनिलीन होता है ये क्या होता है, भाप वाष्पशील होता है, मतलब भाप के अंदर ये क्या हो जाता है, वाष्पशील हो जाता है। तो ये इसका पृथक्करण हम जो है किससे कर सकते हैं, भाप आसवन विधि से। भाप आसवन विधि उन द्रवों के पृथक्करण के लिए प्रयोग की जाती है जिसमें एक कोई द्रव जो है भाप वाष्पशील हो, यानी हम कह सकते हैं कि भाप से, भाप के अंदर तो घुलता हो लेकिन जल के अंदर वो अमिश्रणीय हो। तो ऐसी विधि, ऐसे द्रवों के पृथक्करण के लिए हम भाप आसवन विधि का प्रयोग करते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल है एनिलीन को अगर हम जल से पृथक करना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, यहां पे इस फ्लास्क के अंदर हम क्या लेते हैं, मिश्रण लेते हैं, ठीक है, और यहां पर हम क्या ले रहे हैं, यहां पर जल ले रहे हैं और जल को यहां पे फ्लास्क में लेकर के जब इसको गर्म करेंगे तो यहां से बनेगी वाष्प, और ये वाष्प जो है इस रास्ते से होकर के यहां पे जाएगी और इस फ्लास्क में प्रवेश करेगी और यहां पर फ्लास्क में जाएगी। तो फ्लास्क में जो यौगिक है यहां पर जो भाप वाष्पशील है, जैसे एनिलीन भाप वाष्पशील है, तो ये एनिलीन जो है यहाँ जलवाष्प के अंदर मिक्स हो जाएगा
और यहाँ वाष्पशील हो गया। इस भाप की वजह से क्या हो गया, भाप की वजह से एनिलीन क्या हो गया, वाष्पित हो गया। और एनिलीन की जो वाष्प है वो यहाँ संघनित्र से होकर के जब गुजरेगी तो इसको ठंडा करके और हम यहाँ पे इकट्ठा कर लेंगे। तो यह विधि किसके लिए प्रयोग में लेते हैं, भाप आसवन विधि, जिसके अंदर कोई ऐसा घटक हो जो भाप में वाष्पशील हो, भाप से वाष्पशील हो लेकिन जल में घुलता न हो। तो हमने यहाँ पे इसमें भाप प्रवाहित करी, यहां से भाप बनाई और यहां से भाप इसमें प्रवाहित करी, तो ये भाप में वाष्पशील, भाप से क्या हो गया, वाष्पशील हो गया एनिलीन। और एनिलीन यहां से जब होकर के गुजरा तो इसको संघनित्र की सहायता से ठंडा कर लिया गया और इसको यहां पर ग्राही के अंदर एकत्र कर लिया गया। अब हम दूसरी जो द्रव द्रव पृथक्करण है, इसमें दूसरी विधि जो है वो लेते हैं हम, और वो विधि है पृथक्करण कीप के द्वारा। तो पृथक्करण कीप क्या होती है, इस विधि को समझते हैं। तो ये दूसरी विधि ले रहे हैं हम, पृथक्करण कीप द्वारा। अब इसमें क्या करते हैं हम, ऐसे पृथक्करण कीप होती है। अब हम देखते हैं पृथक्करण कीप के द्वारा, पृथक्करण कीप के द्वारा किस तरीके से हम दो द्रवों के मिश्रण को पृथक करते हैं। तो इस विधि के द्वारा हम उन द्रवों के मिश्रण को ही पृथक कर सकते हैं जिनके घनत्व में क्या होना चाहिए, घनत्व में अंतर होना चाहिए। ठीक है, यानी एक द्रव कैसा हो, हल्का हो और दूसरा द्रव भारी हो। तो दोनों द्रवों के मिश्रण को जब हम पृथक्करण कीप में ले लेंगे तो जो हल्का वाला द्रव है, जैसे हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया, एग्जाम्पल क्या है, तेल व जल, तेल व जल का पृथक्करण। तो तेल व जल का पृथक्करण करने के लिए इस मिश्रण को हमने यहाँ पे भर लिया। तो जो तेल है वो हल्का होता है पानी से, तो तेल की परत ऊपर बन जाएगी और पानी की परत नीचे बन जाएगी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्टॉप कॉर्क को खोल करके और इस पानी को यहाँ पे फ्लास्क में निकाल देंगे। और जब पानी पूरा इसमें से निकल जाएगा तो उसी समय हम स्टॉप कॉर्क को बंद कर देंगे और हमारा तेल जो है इस पृथक्करण कीप के अंदर बचा रह जाएगा। तो इस तरीके से हम पृथक्करण कीप के द्वारा उन द्रवों का पृथक्करण कर सकते हैं जिन द्रवों के घनत्व में अंतर होता है। इसके बाद में हम पढ़ते हैं अन्य विधियां, और अन्य विधियों में पहली विधि है अपकेंद्रण विधि। अपकेंद्रण विधि, अपकेंद्रण विधि में हम पृथक करते हैं, जैसे हम दूध से क्रीम को पृथक करना, क्रीम को पृथक करना, या इसका उदाहरण और ले सकते हैं, जैसे दही से मक्खन को पृथक करना, मक्खन को पृथक करना। तो ये इसके उदाहरण है अपकेंद्रण के। इसमें क्या करते हैं हम, जैसे मक्खन आपने देखा होगा कि हम क्या करते हैं, मक्खन के अंदर जो हमारे छाछ बनाने वाली जो मशीन है उसको तेजी से मक्खन को घुमाया जाता है। तो जब मक्खन को घुमाया जाता है तो जो मक्खन होता है वो हल्का होता है और वो इस दही के ऊपर, यानी कहें छाछ के ऊपर तैरने लगता है, जिसको हम अलग कर लेते हैं और जो हमारी छाछ है, बाकी सॉलिड्स जो है वो अलग हो जाते हैं। तो दही से हम मक्खन को या दूध से क्रीम को अपकेंद्रण विधि के द्वारा अलग कर सकते हैं। फिर उसके बाद में इसमें अगला हम लेते हैं ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन विधि क्या होती है, तो ऊर्ध्वपातन को समझते हैं पहले कि ऊर्ध्वपातन क्या है। भाई नॉर्मली हम किसी भी ठोस पदार्थ को जब गर्म करेंगे, इसको गर्म करेंगे तो वो द्रव में बदलता है, और द्रव को जब गर्म करते हैं तो वो गैस के अंदर बदलता है। लेकिन ऐसा हो जाए कि यदि ठोस पदार्थ बिना द्रव में बदले सीधा ही गैस में बदल जाए तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं ऊर्ध्वपातन। ठीक है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन। तो ऊर्ध्वपातन विधि के द्वारा हम पृथक्करण करते हैं, जैसे आयोडीन का पृथक्करण करते हैं इस विधि के द्वारा। इसके अलावा कपूर का पृथक्करण कर सकते हैं अशुद्धियों से, और इसके अलावा NH4Cl जिसको हम नौसादर भी कहते हैं, अमोनियम क्लोराइड जिसको हम नौसादर कहते हैं, इसका पृथक्करण भी इस विधि के द्वारा किया जाता है। तो इस विधि में क्या करते हैं हम, इस विधि में हम क्या करते हैं, इस विधि में हम यहाँ पे मिश्रण को इस चाइना डिश में लेते हैं और इसके ऊपर इस तरीके से उल्टी कीप लगा देते हैं और कीप के इस मुंह पर रुई की डाट लगा देते हैं
और जब इस मिश्रण को बर्नर की सहायता से हम गर्म करते हैं तो यहां मिश्रण में से जो कपूर है, जैसे कपूर का पृथक्करण कर रहे हैं, तो इस मिश्रण में से जो कपूर है, ये कपूर यहां से वाष्पीकृत होता है, सीधा वाष्प में बदल जाता है, और यहां जो कीप है, कीप की सतह पर ये आकर के और ठोस के अंदर बदल जाता है। तो इससे जो कपूर यहाँ पे हमको मिलेगा वो कपूर कैसा होगा, बिल्कुल शुद्ध कपूर होगा, उसमें किसी प्रकार की अशुद्धि नहीं होती है। तो इस प्रकार से ऊर्ध्वपातन विधि के द्वारा हम कपूर का पृथक्करण कर सकते हैं, आयोडीन का पृथक्करण कर सकते हैं, और नौसादर का पृथक्करण भी इसी विधि के द्वारा कर सकते हैं। उसके बाद में हम नेक्स्ट विधि पढ़ते हैं, वो विधि है क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी में हम क्या करते हैं, यहाँ कागज की बहुत पतली पट्टी जो है वो ली जाती है, और इस पर इसके निचले सिरे से यहाँ 3 सेंटीमीटर छोड़ करके हम क्या करते हैं, यहाँ पर ये बिंदु जो है डाई का, जिसके घटकों का हमको पृथक्करण करना है, उसका बिंदु लगा देते हैं, और इसको जो है बीकर में भरे इस विलायक में इस प्रकार से लटकाया जाता है कि इसका जो निचला सिरा है वो विलायक की इस परत को स्पर्श करना चाहिए, उसमें डूबना नहीं चाहिए। जैसे ये विलायक की परत को स्पर्श करेगा तो विलायक केशिका क्रिया के द्वारा इसमें ऊपर चढ़ने लगता है, और जब विलायक यहाँ बिंदु के पास में पहुंचता है तो इस बिंदु को भी इसमें विलायक इसमें घोल लेता है बिंदु को, और हमें पता है कि ये जो डाई है वो उसमें अलग अलग रंग होते हैं, तो इसमें सबके घुलने की और ऊपर चढ़ने की जो गति है वो सबकी अलग अलग होती है। तो जैसे कुछ रंग यहाँ तक पहुंचेंगे, कुछ रंग यहाँ पहुंचेंगे, कुछ रंग यहाँ पहुंचेंगे, इस प्रकार से जो डाई है उसके घटकों का पृथक्करण हो जाएगा, उसके रंगों का पृथक्करण हो जाएगा। तो ये विधि जो है वो मतलब डाई के घटकों के पृथक्करण के लिए प्रयोग की जाती है, इसको हम कागज क्रोमेटोग्राफी भी कहते हैं। और ये जो वीडियो है वो था मिश्रण के घटकों का पृथक्करण के बारे में। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा इसे लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।